गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। हमने पिछली क्लासेस में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे थे। आप लोग आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल वर्ड्स कैसे होते हैं। मतलब आप इससे पहले अगर आपने 12th किया होगा तो आप थोड़ा बहुत करंट, वोल्टेज, पावर ये सारी चीजें जानते हैं। बट अगर आप हाई स्कूल या 8th से हैं और यूपी बोर्ड से स्पेशली, तो फिर इतना हम टेक्निकल वर्ड्स जानते नहीं है। और जब बच्चे आईटीआई में आते हैं तो उन्हें टेक्निकल वर्ड्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको पिछले वीडियोस देखेगा, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया, बिल्कुल जीरो से, कि सबसे पहले करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। मतलब धीरे धीरे हम आपको समझाने की कोशिश की, जिससे आपको ये पता चले कि टेक्निकल वर्ड्स जब अगर हम कोई भी टॉपिक मान लीजिए शुरू करते हैं, आपके सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक, तो उसमें हम बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोलेंगे जो टेक्निकल होंगे। और अगर आपको टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता है, उनकी मीनिंग नहीं पता है, तो आप किस तरह से समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें कैट, रैट, बैट सीखने से पहले एबीसीडी सीखना होता है। अगर हम एबीसीडी नहीं सीख पाए तो हम कैट मैट भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक उसी तरह आप पहले पिछली वीडियो देखिएगा, जहां से आपको सारे जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, जी बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया था, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है। देखिए, ये इतना हम बहुत ही बेस से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही नीचे से, बहुत ही इनिशियल लेवल जिसे कहा जाता है, एकदम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको लास्ट पॉइंट तक लेकर के जाएंगे। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी मतलब आईटीआई से ही रिलेटेड, आप आईटीआई के जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं, टेस्ट वगैरह होता है, जो भी चीजें होती हैं, अगर आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सफिशियंट है, इतना आपके लिए बहुत है। क्योंकि एक आइडिया होता है ना, कई सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए और अपनी क्वेश्चन बैंक्स देखिएगा, मतलब इन सारी चीजों से आइडिया हो जाता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या बेटर है, क्या पूछता है एग्जाम में, कैसे पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीनों चीजें हम आपको बता चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, गोल्ड की होती है 99.99%। बट अब क्या है, गोल्ड इतना महंगा है, हम उसे क्या यूज कर सकते हैं। अगर अभी हम ट्रांसमिशन लाइन में गोल्ड का यूज कर दे तो क्या पता है एक दिन बाद वो चोरी हो जाएगा, है ना। तो वो चीजें हम सिस्टम को बनाते हैं और सिस्टम को बनाते वक्त हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है हमारे लिए कि हम देखें कि सिस्टम हमारा कितना इकोनॉमिकल है। अगर सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं है तो वो सिस्टम हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे अब गोल्ड तो हमारे पास बहुत ही बेस्ट कंडक्टिविटी है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बट हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड अगर हम यूज करेंगे तो फिर हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं, सिस्टम का इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा, और इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा तो फिर कोई प्रॉफिट नहीं है हमें। तो हम क्वालिटीज के साथ साथ हम जो भी मटेरियल चूज कर रहे हैं उसमें क्वालिटीज के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल क्या है, चीप क्या है, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाए, ऐसा क्या है। मतलब किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करते वक्त हमें कई बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे वो मार्केट में अवेलेबल हो, चीप हो, सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल हो, कंडक्टिविटी अच्छी हो, इंसुलेटर है तो उसका इंसुलेटिंग अच्छा हो। मतलब इन सारी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करके और ले करके ही साथ में चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर क्या होता है। आपको पता है कि कंडक्टर वो होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से पास होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे कि आज का हमारा टॉपिक है इंसुलेटर। लेकिन इंसुलेटर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो आपको पता है कि कंडक्टर वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से फ्लो होने देता है। जैसे कंडक्टर क्या है, ये जो आप लोग ओवरहेड लाइंस देखते हैं वो हमारा कंडक्टर ही तो है। अब हम इस कंडक्टर में सिल्वर की कंडक्टिविटी, गोल्ड हो गया और गोल्ड के बाद हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिल्वर यूज करते हैं। अब देखिए, सिल्वर की कंडक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी होती, लेकिन वो भी हम नहीं यूज कर पाते, क्योंकि सिल्वर के साथ भी यही कंडीशन है। तो हम उसको कहाँ कहाँ छुपाएंगे, पहले तो सबसे पहले वो चोरी हो जाएगा। आपको पता है कि अगर जब भी कोई वो टावर बनता है, तो अब तो टावर स्टील के बनाए नहीं जाते हैं,
अब हमारा जो बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, जब वहाँ पे इंजीनियर जाते हैं तो वहाँ पे पहले हमारा जो लैंड होता है उसका एनालिसिस होता है, तो वो कितने एंगल पे बनेगा, कैसे बनेगा, वो ऐसे मार्क वगैरह लगा करके आते हैं। जब रूरल एरिया में जाते हैं, गांव के इलाकों में, तो क्या होता है कि जब वो सुबह जाते हैं, पूरे दिन बेचारे मेहनत करते हैं कि यहाँ पे इस तरह का एंगल बनेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन जैसे ही वो शाम को घर आते हैं, वो अगले दिन जब नेक्स्ट डे जाते हैं, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ कब पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो लोग गांव के, उनको समझाना इतना आसान नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। इसी तरह जब अगर अभी हम जो हमारा कंडक्टर जाता है ओवरहेड लाइन में, अगर उसमें हम सिल्वर यूज कर दे, तो वो सिल्वर क्या रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा, तुरंत गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं। और कॉपर और एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण, और इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों मिला करके हम लोग ACSR यूज करते हैं। ACSR हमारा एक टाइप का मटेरियल होता है, जैसे हम लोग पोर्सिलिन यूज करते हैं इंसुलेटर को बनाने के लिए, ग्लास यूज करते हैं, कांच यूज करते हैं, रबड़ यूज करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है ना कि हम पहाड़ पर हैं, प्लेन एरिया में, गांव में हैं, शहर में, इन सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूजेस कर लेते हैं। उसके बाद वोल्टेज भी बहुत वैल्यू करता है। 11 kV की लाइन है, 33 kV की है, 132 kV की, कितने kV की लाइन जा रही है, ये भी बहुत ही मैटर करता है। हम आपको कंडक्टर बता देते हैं। तो कंडक्टर वो होता है जो अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉन को पास होने देता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, उसे हम लोग कंडक्टर कह देते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो होता है जिसमें कंडक्टिविटी का बिल्कुल भी गुण नहीं होता है, जिसमें कंडक्टिविटी होती ही नहीं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने में यानी फ्लो करने में वो सपोर्ट नहीं करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। मैंने आपको बकायदे वीडियोस देखिएगा तो उसमें मैंने आपको पूरा डायग्राम बना करके समझाया कि कितना एनर्जी लेवल होना चाहिए, फॉरबिडन गैप कितना होता है, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, बस हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। और सेमीकंडक्टर वो हुआ जिसमें थोड़ा सा कंडक्टिविटी भी हुआ और इंसुलेटर भी हुआ, मतलब कंडक्टिविटी का भी गुण है और इंसुलेटर का भी गुण है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे आप लोग जब मैग्नेट पढ़ते हैं तो वहां पे पैरामैग्नेट पढ़ते हैं, फेरोमैग्नेट पढ़ते हैं, फिर पैरामैग्नेट पढ़ते हैं, फिर डायामैग्नेट पढ़ते हैं। तो फेरोमैग्नेट मटेरियल में क्या होता है कि उसमें म्यूआर की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी मटेरियल, जो भी हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फिर आता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जिसमें मैग्नेटिक गुण जो होता है वो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होता है, बट ग्रेटर देन नहीं होता, मतलब प्रॉपर्टी पाई जाती है मैग्नेट की, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल सी होती है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें बिल्कुल भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, उसे हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल कह देते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग ये भी पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल हुआ जिसमें कंडक्टर का भी गुण होता है और इंसुलेटर का भी गुण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्योंकि जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे, जब आप इसका एनर्जी लेवल बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो बीच का फॉरबिडन गैप होता है ना, ये बहुत ही कम होता है। कंडक्टर में तो बहुत कम होता है, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पास कर जाते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं, और जब सपोर्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। सेमीकंडक्टर में ये फॉरबिडन गैप जो होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब वो क्रॉस तो करते हैं लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ करके यहाँ पर चले जाएंगे तो क्या ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करने लगेगा? करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देते हैं उसे हम होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इस पे नेगेटिव साइन है, तो ये क्या एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा? हाँ, ये एक कंडक्टर। बट अगर इनके बीच में गैप इतना मिन रखा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस तो कर पाए लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं।
इंसुलेटर, इंसुलेटर में ये गैप जो है ना, ये फॉरबिडन गैप जो बीच का, इसे हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप कहते हैं, फॉरबिडन गैप। ये जो एनर्जी लेवल होता है ये बहुत ही बड़ा गैप होता है, मतलब कुछ इतना बड़ा गैप होता है, और इस गैप के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाते, जहां से यहाँ वो जा ही नहीं पाते, इसीलिए उनके अंदर कंडक्टिविटी का गुण नहीं होता है, और कंडक्टिविटी का गुण ना होने के कारण हम इसे इंसुलेटर कहते हैं। आगे इतनी बातें समझ में। अब देखिए इंसुलेटर में कई सारे इंसुलेटर होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर हो गया, डिस्क टाइप इंसुलेटर हो गया, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हो गया, और भी आपको अलग अलग तरह से कई टाइप के इंसुलेटर पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंसुलेटर किस किस मटेरियल का बना होता है। देखिए इंसुलेटर बनाने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट मटेरियल जो होता है उसे हम लोग पोर्सिलीन कहते हैं। बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, पोर्सिलीन का, हम लोग मतलब मैक्सिमम हम लोग इसी का बनाते हैं, पोर्सिलीन का ही बनाते हैं। इसके बाद माइका का भी इसके बाद ग्लास का बनता है, और ग्लास का इंसुलेटर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी का होता है, बहुत ही बेहतर होता है इन सब चीजों से। क्योंकि देखिए इंसुलेटर बनाते समय जो हम लोग ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर यूज कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। इंसुलेटर बनाते समय हमारे पास कई सारे मतलब फैक्टर होते हैं जिसको हम देख करके ही इंसुलेटर डिजाइन करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि जब ये बनता है ना, कुछ इस तरह का ये बनेगा, ऐसा आपने डायग्राम देखा ही होगा, ऐसा होता है, आप अपने घर के बाहर जो पोल्स वगैरह लगे होते हैं वहां पे आप देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन है ना, मतलब ये यहाँ पे जब बारिश होती है या आंधी चलती है तो ये स्लिप कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें अगर पानी की बूंदें रह गई तो ये समझिए कि एज अ कंडक्टर भी ये बिहेव कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एयर डेंसिटी 30 kg/cm² होती है। अगर वहां पर स्पार्किंग तुरंत होने लगेगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले मतलब स्पार्किंग होने लगेगी, तो इस वजह से हमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी उसका स्ट्रक्चर हो वो कुछ इस टाइप का हो। इस टाइप के होने से क्या होता है कि जब हमारी बारिश तो कहीं भी होगी, प्लेन में भी होगी और माउंटेन्स हिल स्टेशन पे भी होगी, माउंटेन में भी, वहां पे ज्यादा बारिश होगी, यहाँ पे कम बारिश, तो क्या हम ऐसा तो नहीं कि हर 2 महीने पे इंसुलेटर चेंज करते रहे, ऐसा पॉसिबल भी तो नहीं है ना। तो इसको डिजाइन करते वक्त ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये ध्यान में रखा जाता है कि जब इस पे बारिश की बूंदे पड़े या बर्फ पड़े तो ये तुरंत ऐसे स्लिप करके नीचे की ओर आ जाए, ऐसा नहीं है, यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। मतलब कि वो कुछ इस तरह से बना होता है, ऐसा बनने का रीजन यही होता है कि जब बारिश या धूल या कुछ भी पड़े तो वो स्लिप करके नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब जब हम ग्लास का बनाते हैं तो आपको पता है कि कांच में क्या है, आप शीशे पे पानी डालिए तो जैसे पानी होता है वो तुरंत ऐसे बह जाता है, नॉर्मल शीशा की हम बात करें, और जब ये ग्लास का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा तो वो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा उस पर वाटर, जैसे ही बारिश पड़ेगा तुरंत ही नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब मैटर ये है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल नहीं पड़ता, ये मतलब सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे वाली, बहुत ही खर्चीला होता है। तो खर्चीला होने के कारण हम इसका यूज़ वहाँ पर ज़्यादा करते हैं जहाँ पर हम पोर्सिलिन का यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि ये इकोनॉमिकल नहीं है बट इसकी प्रॉपर्टी अच्छी होने के कारण हम इसे माउंटेन एरिया में यूज़ करते हैं। जब आप पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े टावर्स वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम ग्लास का ही बनाते हैं इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे क्या है, परमानेंट बारिश होगी, धूप होगा, उसके बाद उसमें वो क्या कहते हैं बर्फबारी होगी, धूप तो कम ही होता है, बारिश होगी, बर्फबारी होगी, आंधी चलेगी, ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल तो हर जगह प्रॉब्लम होगी, बट माउंटेन्स पे ज्यादा, तो वहां पर ग्लास का यूज करने का फायदा ये होता है कि इसमें बिल्कुल भी बारिश या बर्फ रुकता नहीं है, तुरंत नीचे गिर जाता है, स्लिप कर जाता है, इसके रीजन से। और दूसरी बात ये कि तेज धूप नहीं होता। अब यहाँ पे अगर प्लेन एरिया में आप ग्लास का यूज करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे ही इस पे धूप पड़ेगा और बारिश हो जाएगी, तुरंत धूप पड़ जाएगी, ये चटक सकता है, क्रैक हो सकता है। बट जब आप माउंटेन में जाएंगे तो वहाँ अगर धूप होती भी है तो नॉर्मल सी धूप होती है, यहाँ की इतना तेज धूप नहीं होती, तो जब तेज धूप इस पे पड़ती नहीं है तो ये चटकता नहीं है। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे क्या है कि कोई मार के फोड़ ओढ़ दिया, ये भी तो होता है, कोई चोरी कर ले गया,
कहीं टूट गया, कहीं कुछ बैठ गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन माउंटेन में ऐसा नहीं, क्योंकि वो पहाड़ों पर बने होते हैं, तो पहाड़ पे कौन जा रहा है, कौन इसको मार कर फोड़ेगा, फोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर ग्लासेस हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत होती है। फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि इंसुलेटर जो होता है उसमें पोर्सिलिन का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी सबसे अच्छा होता है, और ज्यादातर हम इंसुलेटर कैसा डिजाइन करते हैं, पोर्सिलिन का ही डिजाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग ग्लास का भी बनाते हैं, फिर रबर का भी हम लोग बनाते हैं। इन सारी चीजों का हम लोग इंसुलेटर बना सकते हैं। यही 3 मेन होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं कि इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर। उसके बाद क्या है, डिस्क टाइप इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर। फिर क्या है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। देखिए हम ऊपर साइड में लिखते हैं, इंसुलेटर। इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा पिन टाइप, पिन टाइप इंसुलेटर। फिर क्या है डिस्क टाइप इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर। अब हम जितने भी इंसुलेटर डिजाइन करते हैं वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। टोटली चीजें वोल्टेज और एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम कौन से इंसुलेटर का यूज करेंगे। अगर हमारी 33 केवी की लाइन जा रही है 11, देखिए जनरेशन तो हम लोग 11 केवी का ही करते हैं। जितने भी हमारे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो न्यूक्लियर, जो भी हमारे पावर प्लांट हैं, वो जनरेशन मैक्सिमम जनरेशन इंडिया में 11 केवी का ही होता है। इससे ज्यादा हम लोग जनरेशन नहीं करते। बट अगर हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो आज के डेट में हम 800 केवी का भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ये भी हमारा मॉडर्न टाइम में 800 केवी भी चल रहा है, और मैक्सिमम 765 केवी तक भी हम लोग कर सकते हैं। इसके नीचे 132, 400 और 33 केवी, ये सारे जितने भी केवी के हम ट्रांसमिशन करते हैं। अब मैटर ये भी होता है कि जब जनरेशन 11 केवी पे हो रहा है तो ट्रांसमिशन इतने केवी पे कैसे हो सकता है। क्योंकि देखिए जनरेशन तो हम 11 केवी पे कर रहे हैं, लेकिन बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और ट्रांसफार्मर लगने के कारण ये क्या करता है, वोल्टेज को या तो ये स्टेप अप करेगा और या फिर ये स्टेप डाउन करेगा। वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकता है और स्टेप डाउन भी कर सकता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, या फिर ये किसकी बातें हम लोग कर रहे हैं, 11 केवी के जनरेशन की। जो भी हमारा देखिए हम ज्यादातर यूज किसका करते हैं, थर्मल पावर प्लांट का करते हैं, और उसमें हमारा मेन रोल किसका होता है, टरबाइन का होता है। हमें किसी भी तरह करके स्टीम हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जब हम कोल को जलाते हैं और वाटर उसमें जाता है बॉयलर में, तो वो स्टीम में चेंज होता है, और स्टीम वो जाता है टरबाइन पर। वहाँ पे आपको बताया होगा या फिर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो हमारा एक यहाँ पे वॉल्व लगा होता है, और जब इस वॉल्व को हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये टरबाइन होता है। ये क्या है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा टरबाइन है, मतलब कुछ इस तरह का ऐसे करके टरबाइन लगा हुआ है। तो ये क्या होगा कि रोटेट करेगा, और रोटेशन के कारण यहाँ से जब स्टीम निकलेगी तो ये स्टीम जो होती है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है। यहाँ से निकल के ये टरबाइन पे पड़ती है, और टरबाइन जो होता है वो आपस में रोटेट करने लगता है। मतलब और जब टरबाइन रोटेट करता है तो यहाँ पर जनरेटर लगा होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन रोल प्ले कर रहा है, सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो स्टीम का प्ले हो रहा है। इसके बाद इसी टरबाइन से अब देखिए यहाँ पे जो स्टीम आ रहा है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो उस वेस्ट ना हो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कंडेंसर लगाया हुआ है। ये कंडेंसर जो है ये स्टीम को वाटर में चेंज कर देगा, और फिर ये वाटर यहाँ से होते हुए यहाँ पर एक हम हीटर लगा देंगे, हाई प्रेशर का हीटर, और ये हीटर होते हुए हमारा चला जाएगा बॉयलर में, और फिर बॉयलर में ये यहाँ के एनर्जी को हम वेस्ट नहीं होने देते हैं, और पूरा बॉयलर के ये जहाँ कोल जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे ये हीट को उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से ये थर्मल पावर प्लांट का है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जनरेशन हमारा कितने केवी पर हुआ, 11 केवी पर हुआ, और जब हम जनरेट कर लिए तो अब हम इसको कहाँ करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे। जब हम ट्रांसमिशन करेंगे तो हम इसे
हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना है, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन नहीं होगा तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, और हमें लॉसेस कम करना है, क्योंकि लॉसेस कम होगा तभी तो हमारा पावर फैक्टर अच्छा होगा, और जब पावर फैक्टर अच्छा होगा तो इफिशियंसी बेटर होगी। और हमें चाहिए क्या, इफिशियंसी बेटर होनी चाहिए। जो भी हम सेंडिंग इन पे जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, हम कोशिश करते हैं या फिर हम चाहते हैं, ये हमारी डिजायर है कि उतना नहीं तो भी मतलब उसके अप्रॉक्स में हमें रिसीविंग इन पर मिल जाए। अगर हमें नहीं मिलती तभी हम कहते हैं कि हमारी इफिशियंसी अच्छी नहीं है, और इफिशियंसी अच्छी ना होने के कारण हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं रह जाता है। क्लियर है? तो जब 11 केवी का जनरेशन हो गया तो उस जनरेशन को हम लोग ट्रांसमिशन करेंगे, और ट्रांसमिशन करने के लिए मैंने आपको बताया कि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना है। जब वोल्टेज हाई होगा तभी जाके हमारी इफिशियंसी बेहतर होगी। तो हम कितने पे करेंगे, 800 केवी पे ट्रांसमिट करेंगे, 765 केवी पे ट्रांसमिशन करेंगे। इस तरह से ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं। तो अब इस वोल्टेज पे हम आपको टोटल बताना ये चाहते हैं कि जो भी हमारे इंसुलेटर बनाने के लिए जो भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? हम ये ध्यान रखेंगे पूरी तरह से कि कितने केवी की लाइन जा रही है, 11 केवी, 33 केवी, 132 केवी, 400 केवी, 800 केवी, 765 केवी। हमें इतनी बातों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो जब ये हमारा जहां से हो गया, तो अब ये जो पिन टाइप, डिस्क टाइप और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होते हैं, जब हमें कहीं पे मुड़ाना होता है, जैसे मान लीजिए दो मोहल्ला है, 2 कॉलोनी आपकी और एक बीच में नदी है, तो अब हमें इस नदी के पार इस मोहल्ले से उस मोहल्ले पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हर जगह है ना, ऐसा तो है नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा है। तो उस पावर को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बीच में रिवर आ रही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि पोल से हमें मुड़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। बात इतनी क्लियर है? किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज कर रहे हैं। तो ये आपके कई टाइप के इंसुलेटर होते हैं जो कि वोल्टेज और इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि हम किस टाइप का इंसुलेटर प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो इंसुलेटर है वो कैसे हम इसका यूज कर रहे हैं और किस बिहाफ पे यूज करते हैं, कितने कौन कौन सा मटेरियल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्सिलिन होता है, ग्लास होता है, तो हम पोर्सिलिन में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो हम पोर्सिलिन को ही सिलेक्ट किए हैं, ग्लास को सिलेक्ट किए, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।